नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की अनकही कहानियां लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे उस महान योद्धा के बारे में जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से पूरे यूरोप को अपने अधीन कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं नेपोलियन के इतिहास और उसकी विजय यात्रा के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति में था, लेकिन नेपोलियन के भीतर एक महान योद्धा बनने की प्रबल इच्छा थी। उनके पिता कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे और उनकी माता लेटिजिया रोमालिनो ने उन्हें अनुशासन और साहस सिखाया। नेपोलियन ने फ्रांस के ब्रियन और पेरिस के सैन्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और जल्दी ही अपनी युद्ध कला में निपुणता साबित की। नेपोलियन की पहली बड़ी सफलता तूलो की घेराबंदी के समय आई, जहां उन्होंने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और दुश्मनों को पराजित किया। इस सफलता ने उन्हें नेशनल हीरो बना दिया और उनकी सेना में तेजी से पदोन्नति हुई। 1796 में उन्हें इटली की सेना का कमांडर नियुक्त किया गया। इटली में उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते और ऑस्ट्रिया के साथ शांति समझौता किया, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ी। 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस की सरकार का तख्ता पलट किया और स्वयं प्रथम कॉन्सुल बन गए। इस प्रकार उन्होंने सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और यूरोप पर अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की। नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण विजय में से एक थी ऑस्टरलिच की लड़ाई, जिसे 3 सम्राटों की लड़ाई भी कहा जाता है। इस लड़ाई में नेपोलियन ने रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को हराया और यूरोप में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इसके बाद उन्होंने प्रूशिया को भी जेनार स्टेट की लड़ाई में पराजित किया। नेपोलियन ने प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इटली और स्पेन को भी अपने अधीन कर लिया। उनकी विजय यात्राएं उनकी अद्वितीय सैन्य रणनीति और नेतृत्व की कुशलता का प्रमाण थी। उन्होंने पूरे यूरोप में अपनी सत्ता को स्थापित किया और नेपोलियनिक कोड के माध्यम से कानूनी सुधार किए, जिसने यूरोप के कई देशों के कानूनों को प्रभावित किया। नेपोलियनिक कोड ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के अधिकार को बढ़ावा दिया। नेपोलियन का लक्ष्य केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं था। उन्होंने फ्रांस और अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए। उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, न्याय प्रणाली और आर्थिक नीतियों में सुधार किए। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने फ्रांस की शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन पर आक्रमण किया और अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को वहां का राजा बनाया। हालांकि स्पेन में उन्हें गुरिल्ला युद्ध का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी सेना को कमजोर कर दिया। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया, जो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। उन्होंने मास्को पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन ठंड और रूसियों की स्कोच्ड अर्थ रणनीति ने उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। नेपोलियन की सेना की अधिकांश सैनिक ठंड और भूख से मर गए। रूस में असफलता के बाद नेपोलियन की शक्ति कमजोर हो गई। 1813 में लिप्जिग की लड़ाई में उन्हें पराजित किया गया। 1814 में उन्हें पहली बार निर्वासित किया गया और एल्बा द्वीप भेजा गया। लेकिन नेपोलियन ने हार नहीं मानी और 1815 में एल्बा से भागकर पुनः फ्रांस में सत्ता हासिल की, जिसे 100 दिन कहा जाता है। हालांकि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को अंतिम हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश और प्रूशियन सेनाओं ने मिलकर उन्हें पराजित किया। इसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा,
लेकिन उनकी विजय यात्राएं और सैन्य रणनीतियां आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। नेपोलियन का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व से हम महान सफलताएं हासिल कर सकते हैं। उनके कानूनी सुधार और सैन्य रणनीतियां आज भी अध्ययन और प्रशंसा की योग्य हैं। दोस्तों, नेपोलियन का जीवन हमें सिखाता है कि यदि हमारे पास साहस और दृढ़ संकल्प हो तो हम बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए जो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही और भी रोचक इतिहास की कहानियां बता सकें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।